पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सीमू ने एक एंशिएंट गॉड को समन करने की रिचुअल की थी, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो गलती से नेदरवर्ल्ड के इविल एम्परर एंशिएंट गॉड ड्यूटियन को समन कर बैठेगा और इसी वजह से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। लेकिन सीमू ने इस खेओस का फायदा उठाया। उसने एम्परर ड्यूटियन को इस्तेमाल करके ड्रैगन राइडर सेक्ट के हेडक्वार्टर्स यानी टिएनबो सिटी पर हमला करवा दिया। इस अटैक से पूरा सेक्ट बुरी तरह तबाह हो गया। इसी बीच सीमू ने एम्परर ड्यूटियन के रैम्पेज से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका सामना एक बार फिर जनरल लॉन्ग से हो जाता है और यहीं पर सीमू को एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है कि एम्परर लॉन्ग असल में एक वुमन है। इसके बाद एम्परर ड्यूटियन नेदरवर्ल्ड को उनकी ओरिजिनल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देता है ताकि एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू की जा सके। यही सब कहानी थी पिछले पार्ट की। अब बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं सीधे स्टोरी के लेटेस्ट पार्ट की तरफ। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ सीमू अभी भी जनरल लॉन्ग के सामने खड़ा होता है। तभी अचानक नेदरवर्ल्ड की इविल ट्रूप्स वहाँ आ जाती है और दोनों की लड़ाई बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है। जनरल लॉन्ग ये देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाती है क्योंकि ये उसकी पहली बार थी जब वो इन इविल क्रीचर्स को अपनी आंखों से देख रही थी। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों को अपनी जान बचाने के लिए इन इविल ट्रूप से लड़ना ही पड़ता है। इसी दौरान सिमू एक और चीज नोटिस करता है। उसे लगता है कि ये इविल सोल्जर्स उन सोल्जर्स से काफी कमजोर हैं जिनसे वो पहले नेदरवर्ल्ड में लड़ चुका था। इसके बाद सिमू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल लॉन्ग समझ जाती है कि सिमू एस्केप कर रहा है और वो उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करती है। पर सिमू अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। फिर सिमू उन इविल ट्रूप्स को उठाकर सीधे जनरल लॉन्ग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए रिस्ट्रेन हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सिमू बहुत तेजी से वहाँ से एस्केप कर जाता है। उधर ग्रैंड मास्टर काकासरनयांका की जगह पर उन्हें एहसास होता है कि नेदरवर्ल्ड के इविल क्रीचर्स उनके इलाके में दिखाई देने लगे हैं, जो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये समनिंग आखिर किसने की है। शक जाता है कि ये सब गेरेट मंटन सेक्ट की तरफ से हुआ है। यहाँ ग्रैंड मास्टर काकाई सरनयांका ड्यूक वेई से बात करते हैं और बैटल की जिम्मेदारी उसे सौंप देते हैं। वहीं वो खुद आगे बढ़ते हैं एंशिएंट गॉड को रोकने के लिए। तेज रफ्तार में वो सीधे उस बैटल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां एंशिएंट गॉड मौजूद होता है। दूसरी तरफ जनरल लॉन्ग से बचकर निकला सीमू अब भी इविल क्रीचर्स द्वारा चेस किया जा रहा होता है। उसे महसूस होता है कि एम्परर ड्यूटियन की समनिंग की वजह से ये इविल बीइंग्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सीमू को डर लगने लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। आखिरकार सीमू हिम्मत जुटाकर डिसाइड करता है कि वो इस पूरी सिचुएशन को खुद ऑब्जर्व करेगा और इसे कैंसिल करने की कोशिश करेगा। एम्परर ड्यूटियन की समनिंग अब भी जारी रहती है और उसके साथ साथ दूसरे इविल क्रीचर्स भी बुलाए जा रहे होते हैं। सिमू का प्लान होता है गॉड स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि यही स्टैचू एम्परर ड्यूटियन की समनिंग का सोर्स होती है। अगर स्टैचू टूट जाती है तो एम्परर ड्यूटियन और बाकी इविल क्रीचर्स अपने आप रुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही सिमू स्टैचू के पास जाने की कोशिश करता है, उसी वक्त एम्परर ड्यूटियन एक और समनिंग कर देता है। अचानक एक जाइगेंटिक फुट प्रकट होता है जो एम्परर ड्यूटियन के ट्रू बॉडी का हिस्सा होता है। ये देखते ही बैटलफील्ड का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि एंशिएंट गॉड का असली शरीर इतनी जल्दी समन होने वाला है। उस समय सबको लगता है कि ये ग्रेट माउंटेन सेक्ट की कोई टेक्निक है और वो मान लेते हैं कि एंशिएंट गॉड का बॉडी उनकी साइड पर है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये एक अलग ही इविल फैक्शन से जुड़ा है जो किसी का साथ नहीं देता और जो भी उसके सामने आए उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। इसी बीच बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर को कुछ इविल क्रीचर्स रोक लेते हैं, लेकिन वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उन्हें आसानी से खत्म कर देते हैं और सारे इविल क्रीचर्स पल भर में अनाहिलेट हो जाते हैं। सिमू को अपनी गलती का एहसास और भी गहरा हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि इस ख्यास की जिम्मेदारी वो खुद लेगा और किसी भी हाल में गॉड स्टैचू को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन एम्परर ड्यूटियन का वो विशाल पैर उसके रास्ते को और भी मुश्किल बना देता है। तभी अचानक एक बेहद तेज और चमकदार लाइट दिखाई देती है। इस लाइट को ग्रैंड मास्टर न्यांका भी महसूस कर लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये ऑरा किसी पावरफुल मास्टर की है। कुछ ही पलों में एक मैसिव बीम ऑफ लाइट एम्परर ड्यूटियन के पैर को रोक लेती है। सिमू देखता है कि ये लाइट असल में कई सारी स्वॉर्ड पिल्स से निकल रही होती है जो मिलकर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेती है और एम्परर ड्यूटियन के पैर को वापस नेदरवर्ल्ड भेजने की कोशिश करती है। ये देखकर एम्परर ड्यूटियन गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसे रोकने की हिम्मत कर सकता है। वो अपनी टेरिफाइंग ऑरा छोड़ता है और स्वॉर्ड पिल फॉर्मेशन से सीधी टक्कर हो जाती है। इसी क्लैश के दौरान ग्रैंड मास्टर न्यांका आखिरकार बैटलफील्ड पर पहुंच जाता
जाते हैं। वो बिल्कुल शांत तरीके से एम्परर ड्यूचियन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं एम्परर ड्यूचियन उन्हें घमंड से नीचे देखकर सिर्फ एक एरोगेंट इंसान समझता है। वो तुरंत अपनी इविल ट्रूप्स को ग्रैंड मास्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक बार तलवार घुमाते हैं और सारी इविल क्रीचर्स एक ही झटके में खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो पहली बार अपनी स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करते हैं। सिर्फ एक ही ओवरवेलमिंग स्लैश में ग्रैंड मास्टर न्यांका आसानी से एम्परर ड्यूचियन पर हमला कर देते हैं। ये स्वॉर्ड स्लैश आसमान को चीरता हुआ सीधे नेदरवर्ल्ड तक पहुंच जाता है और उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। नेदरवर्ल्ड इतना फट जाता है कि वहां से मिल्की वे गैलेक्सी तक दिखाई देने लगती है। सीमू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इस इरा की सबसे पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड का असली रूप देख चुका है। वो मान लेता है कि ग्रैंड मास्टर न्यांका सच में स्वॉर्ड गॉड कहलाने के लायक है। ये देखकर रेबल फैक्शन भी शॉक में आ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि इतना भयानक अटैक सिर्फ एक सिंगल स्वॉर्ड टेक्निक से हुआ है। उसी समय ड्यूक वेई अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत आगे बढ़ो और बैटल को कंटिन्यू रखो ताकि पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। ग्रैंड मास्टर की स्वॉर्ड स्लैश का असर अभी खत्म ही नहीं हुआ था। कुछ ही पलों बाद आसमान से तलवारों की बारिश होने लगती है। ये स्वॉर्ड रेन ग्रैंड मास्टर के पिछले अटैक की बची हुई पावर से पैदा होती है और यही तलवारों की बारिश सियोट वर्ल्ड की बची खुची इविल फोर्सेस को पूरी तरह वाइप आउट कर देती है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उस गॉड स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसका इस्तेमाल एंशिएंट गॉड को समन करने के लिए किया जा रहा था। स्टैचू टूटते ही शॉर्ट वर्ल्ड से होने वाली सारी समनिंग पूरी तरह कैंसिल हो जाती है, चाहे वो एम्परर ड्यूचियन के ट्रू बॉडी की समनिंग ही क्यों न हो। फिर ग्रैंड मास्टर स्वॉर्ड बिल्स के ओनर के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि स्वॉर्ड बिल्स के मालिक से आमने सामने मुलाकात हो, लेकिन स्वॉर्ड बिल्स का ओनर कोई जवाब नहीं देता और अपनी सारी स्वॉर्ड बिल्स वापस बुला लेता है। उसी वक्त सीमू भी स्वॉर्ड बिल्स की डायरेक्शन फॉलो करता है, ये देखने के लिए कि आखिर उनका ओनर कौन है। इधर ग्रैंड मास्टर की मुलाकात चेन वनयुन और उसके ग्रुप से होती है। उन्हें देखकर ग्रैंड मास्टर को राहत मिलती है कि वो सब सेफ हैं। चेन वनयुन बताती है कि उन्होंने ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मेंबर्स बनकर डिस्गाइज किया था, इसलिए बच पाए, लेकिन इंपीरियल एकेडमी के बाकी ग्रुप्स का अब तक कोई पता नहीं होता। कई लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और एक ग्रुप यानी सीमू का ग्रुप भी मिसिंग था। सीमू खुद भी लापता था। इसके बाद चेन वनयुन ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मिसिंग डिसाइपल्स को ढूंढने के लिए फोर्सेस मोबिलाइज की जाएं, जिसमें चिमू भी शामिल है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर सीमू पर थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो अचानक गायब हो गया था। दूसरी तरफ स्वॉर्ड बिल्स को फॉलो करते करते सीमू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां सारी स्वॉर्ड बिल्स एक बॉक्स के अंदर चली जाती हैं। सीमू उस बॉक्स को एग्जामिन करने ही वाला होता है कि तभी स्वॉर्ड बिल्स का ओनर खुद सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सीमू का अपना अंकल होता है, म्यूट अंकल। सीमू तुरंत म्यूट अंकल को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि वो उन्हें बहुत मिस कर रहा था। उसे ये भी समझ आ जाता है कि असल में वही उसे बचाने वाला था और एम्परर ड्यूचियन को रोकने में मदद करने वाला भी वही था। लेकिन इसी इमोशनल मोमेंट में अचानक ग्रैंड मास्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर म्यूट अंकल पर पड़ती है, वो तुरंत रिस्पेक्ट दिखाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि म्यूट अंकल कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं बल्कि एंशिएंट एरा का एक पावरफुल एक्सपर्ट है। ग्रैंड मास्टर एंशिएंट टाइम के मास्टर्स को बेहद सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी एबिलिटीज होती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, खास तौर पर वो स्वॉर्ड बिल्ड टेक्निक्स जो अभी दिखाई गई थी। ग्रैंड मास्टर म्यूट अंकल से सवाल पूछना और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि म्यूट अंकल बोल नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्रैंड मास्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। तब सिमू बीच में ट्रांसलेट करता है। म्यूट अंकल ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो एंशिएंट एरा से हैं। वो कहते हैं कि वो अब भी यंग हैं। असल में ये एक मास्टर का हम्बल रहने का तरीका था, ताकि वो अटेंशन से दूर रह सके। सिमू ये भी ट्रांसलेट करता है कि म्यूट अंकल मानते हैं कि उम्र की वजह से उनकी डिवाइन एबिलिटीज काफी कम हो चुकी हैं और कई तो पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। ग्रैंड मास्टर को थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि वो उनकी पावर देखना चाहते थे। इसलिए म्यूट अंकल थोड़ी सी पावर दिखाने का फैसला करते हैं और स्वॉर्ड बिल्ड बॉक्स से अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा रिवील करते हैं। जैसे ही तलवार सामने आती है, सिमू और ग्रैंड मास्टर दोनों शॉक में आ जाते हैं। स्वॉर्ड बिल्ड बॉक्स के अंदर अनगिनत कॉस्मिक इंसाइट्स होते हैं, ऐसी गहरी समझ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद म्यूट अंकल अपना व्हीकल निकालते हैं, जो असल में क्रेसेंट मून ट्रेजर होता है। तब ग्रैंड मास्टर म्यूट अंकल को एक प्रपोजल देते हैं। अगर वो अपनी एबिलिटीज किसी को पास ऑन करना चाहें, तो ग्रैंड मास्टर इनहेरिटेंस में मदद करने को तैयार है। लेकिन म्यूट अंकल बिना कुछ कहे अपना क्रेसेंट मून ट्रेजर एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर हैरान रह जाते हैं कि सिमू का कनेक्शन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से कैसे है। सिमू जवाब देता है कि म्यूट अंकल उसके फैमिली मेंबर है
और डासू रीजन से आते हैं। हालांकि सिमू अब थियामो सेक्ट का लीडर बन चुका है, फिर भी वो मानता है कि वो उसी महान डासू फैमिली से है। ग्रैंड मास्टर सिमू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो सच में एक्सेप्शनल लोगों वाले परिवार से आता है। यहाँ हमें पाक कैडेस की पुरानी बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि पूरे फैमिली में म्यूकल सबसे ज्यादा मिस्टीरियस इंसान है। यहाँ तक कहा जाता था कि उनकी पावर पाक कैडेस से भी ज्यादा हो सकती है और शायद पूरे गांव से भी। हालांकि ये बात अब तक प्रूव नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच हुई तो म्यूटल खुद ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसलिए ये समझ में आता है कि ग्रैंड मास्टर उन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। इधर जनरल लॉन्ग अपने फादर को ढूंढने निकलती है और ये जानकर बेहद खुश हो जाती है कि वो अभी जिंदा हैं। इस पार्ट में ये भी बताया जाता है कि जनरल लॉन्ग वुमेन बनकर क्यों नहीं रहना चाहती थी। असल में उसके फादर को उसका लड़की होना पसंद नहीं था और उन्होंने उसे एक बेटे की तरह ट्रेन किया था। पहले जनरल लॉन्ग कहती है कि एक बेटी के तौर पर वो खुश है कि उसके फादर जिंदा है, लेकिन उसके फादर तुरंत नाराज हो जाते हैं। तब वो अपनी बात बदल कर कहती है कि एक बेटे के तौर पर वो खुश है कि उसके फादर जिंदा है। सोचने वाली बात है, इतनी खूबसूरत लड़की को एक आदमी की तरह बड़ा किया गया। इसके बाद उसके फादर जनरल लॉन्ग को आदेश देते हैं कि वो टेम्पोरेरली उनकी जगह संभाले, क्योंकि वो खुद सिक्लूजन में जाकर अपना शरीर रिकवर करना चाहते हैं। जनरल लॉन्ग इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेती है और रिजॉल्व करती है कि वो जल्दी से सीमू को ढूंढेगी और ड्रैगन राइडर सेट और अपने फादर को हुए नुकसान का बदला लेगी। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का अगला हिस्सा हम आपको अगले हफ्ते फिर से सुनाएंगे। हमेशा की तरह नरेटर याद दिलाता है कि ये कहानी पूरी तरह फिक्शनल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और एक नॉवल से अडेप्टेड है। जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya!